इस क्यूट से बच्चे का नाम कोतारो है और ये इस लड़के रयू का छोटा भाई है। इन्होंने अपने पेरेंट्स को एक प्लेन क्रैश में खो दिया था। आज एक स्कूल की चेयरवुमन से मिलने जा रहे हैं जिसके बच्चे भी उसी प्लेन क्रैश में चल बसे थे और अब वो उन्हें गोद लेना चाहती है। कमरे में आते ही चेयरवुमन बोलती है कि वो इतनी देरी से क्यों आ रहे, वो सुबह से उनका इंतजार कर रही थी। उसके जवाब में कोतारो उसे बुढ़िया कह देता है। रयू तुरंत उसका मुंह बंद कर लेता है और उससे माफी मांगता है। उसके बाद चेयरवुमन कहती है कि वहाँ रहने के बदले रयू को उसके स्कूल में बेबी सीटर की पार्ट टाइम जॉब करनी होगी। बाद में सेगावा उन्हें डे केयर तक ले जाता है जहाँ वो देखते हैं कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं। सेगावा बताता है कि बेबी सीटर क्लब है जो कि चेयरवुमन के बेटे ने खोला था, लेकिन कोई भी उसे ज्वाइन नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कभी खुला ही नहीं। रयू कहता है कि क्लब का पहला मेंबर होने के नाते वो क्लब के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करेगा। सेगावा अपने आंसू पोंछने लगता है ये कहते हुए कि उसकी बात सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसके बाद वो रयू को गुड लक कहकर वहां से चला जाता है। रयू रूम का दरवाजा खोलता है और सभी बच्चे खेलना बंद करके उनकी तरफ देखने लगते हैं। बच्चे एक लड़के के पीछे जाके छिप जाते हैं और उनमें से एक बच्चा उस लड़के के कान में चिल्ला देता है और वो जाग जाता है। रयू खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो नया बेबी सीटर है। लड़का कहता है कि उसने उनके बारे में सुन रखा है। वो अपना नाम यूसेदा बताता है जो कि उसी स्कूल से पढ़ा है और वहाँ का इकलौता केयरटेकर है। बच्चे यूसेदा से पूछते कि क्या वो उनके साथ खेल सकते हैं। यूसेदा कहता है कि पहले तुम सब खुद को इंट्रोड्यूस करो और सभी बच्चे एक साथ अपना नाम चिल्लाने लगते हैं। यूसेदा उनसे एक एक करके लाइन से अपना नाम बताने को कहता है। पहली बच्ची है किरिन, दूसरा ताका, तीसरा ताकुमा जिसका जुड़ा भाई काजुमा और सबसे छोटी मिदोरी। उसके बाद रयू कोतारो को इंट्रोड्यूस करता है, उसे नीचे उतारता है। ताका उसे शैतान बुलाने लगता है और सभी बच्चों से उस पर हमला करने को कहता है। रयू उन्हें रोक देता है और कहता है कि वो उनके लिए शैतान बन सकता है। वो सभी उस पर हमला कर देते हैं। कोई उसे तलवार भोंक रहा था तो कोई उसका गला खींच रहा होता है। कोतारो देखता है कि उसके भाई को परेशान किया जा रहा है, इसलिए वो उसे बचाने जाता है, लेकिन हर बार पीछे ढकेल दिया जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रयू कहता है कि वो ठीक है और उसे कहीं और जाके खेलने को कहता है। कोतारो बुक शेल्फ के पास जाता है और एक किताब निकालता है और देखता है कि दूसरे बच्चों ने उसके भाई को घेर लिया है। यूसेदा उससे पूछता है कि क्या उसे अपना भाई वापस चाहिए। कोतारो मना कर देता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए किताब पढ़ दूं, जिस पर कोतारो अपना सिर हिलाते हुए रयू की तरफ देखता है। यूसेदा को समझ आ जाता है कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है, इसलिए वो उसका सिर हिलाते हुए कहता है कि रयू तब तक उसे नहीं नोटिस कर पाएगा जब तक वो उसे खुद नहीं बुलाएगा। उसके बाद यूसेदा रयू को बुलाता है और बताता है कि उसकी शिफ्ट ओवर हो गई है। वो मिदोरी को रयू को देता है और पूछता है कि क्या वो बच्चों को अकेले संभाल लेगा। रयू कहता है कि हाँ वो संभाल लेगा। यूसेदा जाते जाते सोच रहा था कि अगर रयू कहता तो वो रुक जाता। अब रयू मिदोरी का डायपर बदलता है और ताका उसके बाल खींचने लगता है। किरिन उसके पास आती है और पूछती कि क्या उसे भूख लगी है क्योंकि उसने खाना बनाया है। उसके बाद वो मिदोरी को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ बनूंगी और तुम मेरी बेटी। रयू उसे रोकता है और कहता है कि इसमें खतरा हो सकता है। अचानक से किरिन बौरा जाती है क्योंकि दोनों जुड़वा भाई ने उसका पूरा खाना फैला दिया था। काजुमा गिर जाता है और रोने वाला होता है, लेकिन रयू उसे उठा लेता है। ताकुमा उसे सहलाने लगता है और कहता है कि ए दर्द छू मंतर हो जा, और काजुमा को थोड़ा ठीक लगने लगता है। किरिन अपने फैले हुए खाने को देखकर गुस्से में थी, इसलिए रयू उसका मन बहलाता है। दूसरी तरफ मिदोरी रोना शुरू कर देती है और रयू से गोदी लेता है। ताका फिर से उस पर चढ़ जाता है, उसका कान खींचने लगता है। रयू कोतारो की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, और कोतारो अपना सिर हिलाता है। ताका फिर से उस पर चढ़ जाता है और रयू का ध्यान भटका देता है। तभी बच्चों की मम्मियां आ जाती है और बच्चे दौड़कर उनके पास चले जाते हैं। किरिन की मम्मी पूछती है कि वो कौन है और रयू खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद बच्चों की मम्मियां भी खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं। मिदोरी की मम्मी का नाम युकारी, ताकुमा और काजुमा की मम्मी यूमी और किरिन की मम्मी याओई। रयू कहता है उसे उनसे मिलकर अच्छा लगा और अपने छोटे भाई कोतारो को भी इंट्रोड्यूस करता है। कोतारो किताब पढ़ने में बिजी होता है, वो सभी उसे हाय बोलती हैं। उसके बाद वो सब चली जाती हैं। जैसे ही रयू अंदर आता है तभी अचानक से ताका का बड़ा भाई वहाँ आ जाता है और कहता है ताका चलने का समय हो गया है। वो रयू की तरफ देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो। रयू कहता है कि वो वहाँ का दूसरा बेबी सीटर है और मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में है। ताका का बड़ा भाई बताता है कि वो हयाटो है और उसी का बैचमेट है, और पूछता है कि क्या वो ट्रांसफर स्टूडेंट है। रयू कहता है कि हाँ, और वो सोचता है कि वो थोड़ा डरावना तो दिखता है लेकिन दिल का साफ लगता है। ताका अपने भाई को बताता है कि वो घर नहीं जाएगा। हयाटो कहता है कि नहीं तुम चलोगे। ताका बोलता है कि नहीं, वो रयू के साथ थोड़ी देर और खेलना चाहता है। हयाटो उसके सिर पर टपली बजा देता है और ताका रोने लगता है। रयू कहता है कि उसे ताका को मारने की जरूरत नहीं है। ताका हयाटो के पैर में मुक्के मारने लगता है और कहता है कि वो मतलबी है। हयाटो सजेस्ट करता है कि रयू को अपने भाई की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि वो अकेला दिख रहा है। उसके बाद हयाटो ताका को लेकर वहां से चला जाता है। रयू कोतारो के पास आता है और पूछते कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए वो किताब पढ़ूं, लेकिन कोतारो उसके पैर पर गिर जाता है और गहरी सांसें लेने लगता है। वो तुरंत बाहर भागता है और हयाटो के पास आता है और पूछता है कि वहाँ का सबसे नजदीकी हॉस्पिटल कहाँ है क्योंकि उसके भाई को बहुत तेज बुखार है। हयाटो तुरंत ताका को अपनी मम्मी के ऑफिस में छोड़ देता है और रयू के साथ हॉस्पिटल की ओर भागने लगता है। रास्ते में रयू खुद को कोसता है कि उसने अपने छोटे भाई को ऐसे ही बिल्कुल अकेला क्यों छोड़ दिया था। हॉस्पिटल में कोतारो बेड पर आराम कर रहा होता है और डॉक्टर रयू को बताता है कि बुखार शायद बदले हुए एनवायरनमेंट के स्ट्रेस की वजह से हुआ होगा और कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाएगा। बाद में नर्स रयू को बताती है कि जब कोतारो उठ जाए तब वो उसे घर ले जा सकता है। रयू बाहर आता है और अपने पेरेंट्स को कोतारो के बारे में बताने की सोचता है, लेकिन तभी उसके आंसू फोन पर गिरने लगते हैं क्योंकि उसे याद आ गया था कि अब वो नहीं रहे। वही सोचकर रोने लगता है कि अब उसके मम्मी पापा कभी वापस नहीं आएंगे और अब सिर्फ उसके पास कोतारो ही है। तभी चेयरवुमन उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है कि आखिरकार तुम रो रहे हो। उसे अंतिम संस्कार का दिन याद आता है जब उसने देखा था कि सिर्फ रयू और कोतारो ही थे जो नहीं रोए। वो रयू को बताती कि जो चले गए वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस दुनिया में अकेले हैं। ये सुनकर रयू की आंखों से और आंसू आने लगते हैं। बाद में रयू हॉस्पिटल के अंदर जाता है और नर्स रोते हुए कोतारो के साथ बाहर आती है। वो बताती कि जब से वो उठा है तब से रोए जा रहा है। कोतारो उसके पास जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रयू उसे गले लगा लेता है। रयू को लगता है कि कोतारो को भी समझ आ गया है कि अब वो अपने मम्मी पापा को कभी नहीं देख पाएंगे। उस रात चेयरवुमन उन्हें कंबल बनाने आती है।
उसके जाने के बाद रू की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे समझ आ गया था कि चेयरवुमन सही थी कि कोई भी अकेला नहीं होता। अगली सुबह चेयरवुमन साइकावा से पूछती कि ये बेकार फूल कहाँ से आए। साइकावा बताता है कि रू और कोतारो उन फूल को उनके लिए तोड़ के लाए थे। उसके बाद वो उन्हें फेंकने जा रहा होता है, लेकिन चेयरवुमन उसे रोक देती है और शर्माती हुई कहती कि अब उसने अपना मन बदल लिया है। इस बीच क्लास में टीचर रू से खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहती है। पहले वो थोड़ा खिलाता है, लेकिन हयातो को देखकर उसे कॉन्फिडेंस आता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। डे केयर में ताका कोतारो से पूछते हैं कि क्या वो उसके साथ उसकी फेवरेट बुक पढ़ना चाहेगा। कोतारो अपना सिर हिलाता है और सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। बाद में रू पावर रेंजर्स की बुक पढ़ता है और ताका कहता है कि वो रेड रेंजर है, लेकिन ताकुमा रेड रेंजर बनना चाहता था और उसका भाई भी वही बनना चाहता था। किरण कहती है कि वो तो पिंक रेंजर है और युसेदा मिडोरी को गोदी में लिए सो जाता है। अगली सुबह रू उठता है और देखता है कि कोतारो उसकी छाती पर लेटा हुआ है। वो उठ के बैठ जाता है और उसे गले लगा देता है, ये सोचते हुए कि अब वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है। अचानक से रू चौंक जाता है क्योंकि चेयरवुमन जोर से दरवाजा खोलकर उसे बिस्तर से निकल के स्कूल के लिए तैयार होने को कहती है। शिकावा कहता है कि उसने पहले ही उनका नाश्ता और लंच तैयार कर दिया है। चेयरवुमन उन्हें लेक्चर दे रही थी कि तभी कोतारो उसके बाल पकड़ लेता है और उसे बुढ़िया कहने लगता है। वो उसे वार्निंग देती कि अगर उसने एक और बार उसे बुढ़िया बुलाया तो वो उसके बाल अपनी ही तरह कटवा देगी। उसके बाद रू को उसकी स्कूल यूनिफॉर्म दिखाती है क्योंकि अब वो उसके स्कूल में पढ़ने वाला था। रू सोचता है कि उसने उसके लिए तकलीफ उठाकर एक नई यूनिफॉर्म खरीदी, इसलिए वो बुढ़िया को शुक्रिया कहता है। डे केयर में कोतारो अपने जूते उतार रहा होता है और युसेदा तो हैरान था कि उस घुसट बुढ़िया ने रू को यूनिफॉर्म खरीद कर दी। उसके बाद वो कोतारो को बताता है कि वो क्लास जा रहा है और लंच टाइम तक वापस आ जाएगा। क्लास की ओर जाते वक्त उसे शर्म आ रही थी क्योंकि कॉरिडोर में खड़े सभी बच्चे उसे घूर रहे थे। उसी वक्त हयातो उसके सामने आ जाता है और बताता है कि वो उसे इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि रू अपने साथ बच्चों को भी ले आया है। रू पीछे मुड़ता है और पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। ताका समझाता है कि कोतारो उसका पीछा करना चाहता था, इसलिए वो भी उसके साथ आ गए। कोतारो रू के पास चला जाता है और सभी बच्चे रू से उसके साथ खेलने को कहते हैं। हयातो ने शांत करने के लिए मुक्का दिखाता है, जिस वजह से ताका रोते हुए वहाँ से भाग जाता है और एक डरावनी सी लड़की से जाकर टकरा जाता है। वो पूछती है कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं और कहती कि क्या उन्होंने स्कूल को प्लेग्राउंड समझ लिया है। बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं और रू के पीछे छिप जाते हैं। वो माफी मांगता है और बच्चों को डे केयर में वापस ले जाता है। इस लड़की का नाम इनोमाटा है और ये स्कूल की टॉपर है, लेकिन उसके बर्ताव की वजह से सभी स्टूडेंट उसे बेकार कमेंट पास कर रहे थे कि वो कितनी मतलबी है। हालांकि वो उन्हें इग्नोर करके आगे चली जाती है। रू और हयातो उन्हें डे केयर में वापस ले आते हैं और देखते हैं कि युसेदा घोड़े बेचकर सो रहा है। हयातो से मुक्का मारकर जगाता है। रू देखते हैं कि कोतारो उदास लग रहा है, इसलिए उसे बहलाने के लिए उसका सिर सहलाता है। तभी इनोमाटा वहाँ आ जाती है और ताका को उसका लंच देती है, जो कि वो भूल आया था। वो लंच उसकी मम्मी ने भिजवाया था, जो कि उनके स्कूल में टीचर थी, लेकिन उसको वहाँ देखते ही बच्चे डर के मारे कांपने लगते हैं। जैसे ही इनोमाटा वहाँ से जाने वाली थी तभी युसेदा के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो हयातो से उसे नर्स के ऑफिस ले जाने को कहता है और रू और इनोमाटा से उसकी गैर मौजूदगी में बच्चों का ध्यान रखने को कहता है। वो लोग कुछ नहीं बोल पाए और बस उसे जाते हुए देखते रह गए। रू इनोमाटा से कहता है कि वो बच्चों को अकेले संभाल लेगा, इसलिए वो अपनी क्लास में वापस जा सकती है। वो कहती है कि वो युसेदा के दिए हुए काम को पूरा करेगी। हालांकि बच्चे उसे डर के मारे रू के पीछे जाके छिप जाते हैं। बाद में इनोमाटा मिडोरी को गोदी लेने का ऑफर करती है। वो शर्म के मारे पूरी लाल हो जाती है और तेजी से बोलती है कि वो सिर्फ मदद करना चाहती है। उसकी आवाज़ से मिडोरी उड़ जाती है। वो रोने लगती है और रू उसे चुप कराता है। ताका उसे तलवार चुभो देता है और सभी बच्चे उसे चुड़ैल बोलकर उस पर हमला कर देते हैं। इनोमाटा गुस्सा हो जाती है और उन्हें डराते हुए कहती है कि वो चुड़ैल किसे बोल रहे हैं। तभी रू देखता है कि इनोमाटा रो रही है, इसलिए वो सभी बच्चों से उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए माफी मांगने को कहता है। हालांकि इनोमाटा इस तरह की जबरदस्ती वाली माफी नहीं सुनना चाहती थी। उसे तो रू के लिए बुला रख जाता है क्योंकि उसे इतने बदतमीज बच्चों को संभालना पड़ रहा है। रू मुस्कुराता है और कहता है कि वो उस पर बोझ नहीं है, लेकिन तभी इनोमाटा उसे पिलो फेंक कर मार देती है और कहती है कि मेरे सामने इस तरह मत मुस्कुराओ। वो उस पर चीजें फेंकती जाती है और रोते हुए कहती है कि बच्चे रू को तो पसंद करते हैं, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं करता। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जिसमें वो अच्छी है। किरण उसके पैर पर अपना हाथ रख देती है और इनोमाटा अपने आंसू पोंछती है। किरण कहती है कि मत रो और सभी बच्चे आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हैं। वो उन्हें गले लगा लेती है और सभी बच्चे उसे सॉरी कहते हैं और वो जल्द ही बच्चों के साथ सो जाती है। बाद में कोतारो अपनी टी शर्ट में बने हुए टाइगर को देखता है और रू पूछता है कि वो उसे क्यों देख रहा है। किरण बताती कि वो दुखी है क्योंकि ताका ने उसकी बेइज्जती करती थी, ये कहकर कि जो बिना असली शेर देखे शेर की टी शर्ट पहनते वो बोंदू होते हैं। ताका कहता है कि इसमें मैंने गलत क्या बोला है। हयातो उसके सिर पर मुक्का जड़ देता है और कोतारो को उसका मजाक उड़ाने के लिए डांटता है। ताका रोने लगता है और कहता है कि भाई आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं और आप मुझसे नफरत करते हैं। हयातो एकदम सीधा सीधा बोल देता है कि ना तो वो उसे नफरत करता है और ना ही उसे पसंद करता है। जिसे सुनकर ताका और रोने लगता है और युसेदा के पास भाग जाता है। वो चिल्लाता है कि भाई मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हयातो ताका को उठा लेता है और उसे घर ले जाता है। बाद में रू कोतारो से वीकेंड में जू चलने को कहता है, जिसे सुनकर बाकी बच्चे भी उसके साथ वहाँ जाने को कहने लगते हैं। युसेदा आता है और कहता है कि उसे सभी बच्चों को वहाँ ले जाना चाहिए और वो भी साथ में चलने के लिए तैयार है क्योंकि उसे वीकेंड्स पे काम करने के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। रात में खाने के वक्त रू चेयरवुमन से ट्रिप पे जाने की परमिशन मांगता है। वो मान तो जाती है, लेकिन युसेदा को एक्स्ट्रा पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि बच्चों की मम्मियाँ भी साथ में जा रही थी। रू उन्हें भी साथ में चलने के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है, कहते हुए कि उस जगह से जानवरों की बदबू आती है। ट्रिप के दिन साइकावा रू को एक बड़ा सा लंच बॉक्स देता है और ट्रिप के लिए कुछ पैसे देता है जो कि चेयरवुमन ने उसे दिए थे। जू में रू युसेदा को वो पैसे देता है जो चेयरवुमन ने उसे दिए थे। हालांकि वो मना कर देता है। वो बच्चों की फोटोज खींचता है और उनके पापा को भेजता है जो कि वहाँ नहीं आ पाए। हयातो वहाँ अपनी बेसबॉल ड्रेस पहनकर आता है और ताका को उतार देता है क्योंकि उसे प्रैक्टिस पर जाना था। अब उनकी जू की ट्रिप शुरू हो जाती है और बच्चे सबसे पहले हाथी को देखकर हैरान हो जाते हैं। युसेदा उनकी अलग अलग जानवरों के साथ फोटो लेता है। बच्चे शेर को पिंजरे में से दहाड़ते हुए देखकर बहुत डर जाते हैं और अपनी मम्मियों के पास भाग जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। कोतारो अभी भी निडर शेर के सामने खड़ा होता है। हालांकि जब रू उसे देखता है तो पाता है कि वो डर के मारे जम चुका है।
वो उसे उठाता है और सोचता है कि अगर वो जंगल में होते तो सबसे पहले शेर कोतारो को ही खाता। बाद में वो लोग प्यारे प्यारे शेर के बच्चों को देखते हैं। योशिदा कहते हैं कि अब लंच का समय हो गया, इसलिए रयू रॉकर से अपना लंच लेने चला जाता है। वो देखते हैं कि कोतारो किसी चीज को ध्यान से देख रहा है। जब रयू मुड़ता है तो पाता है कि वो किसी परिवार को देख रहा था और वो तुरंत उनकी जगह अपने परिवार को इमेजिन करने लगता है। तभी योशिदा उसे खाने के लिए बुला लेता है। मम्मी से कहा कि रयू लंच बॉक्सेस की तारीफ करती है जिसमें कई सारे प्यारे जानवर बने हुए थे। लंच के बाद योशिदा बच्चों की खरगोश के साथ तस्वीर लेता है, ये सोचते हुए कि उनके पापा लोग तो वो फोटो जरूर खरीदेंगे। तभी कोतारो एक भेड़ को देखकर उसे चेयरवुमन के साथ कंपेयर करने लगता है। वो दोनों उसके पास चले जाते हैं और योशिदा उनके फोटोज लेता है। बाद में ताका कोतारो को एक बाज दिखाने ले जाता है और डींगे हाँकता है कि उसके नाम का मतलब भी बाज है। रयू बताता है कि जो फैल्कन वहाँ बैठा है उसके नाम हायाबुसा में हयातो का हाया भी है। ताका उसकी बात नहीं मानता और कोतारो को अपने साथ ले जाता है। बाद में बच्चे खिलौनों की दुकान में चले जाते हैं और खिलौना उठा लेते हैं और अपनी मम्मी उसको उसे खरीदने को कहते हैं। भाई मेरी मम्मी तो दुकान वाले के सामने मुझे रसीद देती। कोतारो को कीचेन चाहिए थी जो कि चेयरवुमन की तरह दिख रही थी। रयू उसके पैसे देने चला जाता है और ताका को योशिदा के पास छोड़ देता है। योशिदा ताका से कहता है कि उसे उसके भाई के लिए भी कुछ ले लेना चाहिए, लेकिन ताका शर्माने लगता है और कहता है कि उसे अपने भाई के लिए कुछ नहीं चाहिए। तभी वो किसी को देखता है और उसे अपना भाई समझ लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। योशिदा उसे वहां से जाते हुए नहीं देख पाता क्योंकि वो उसके लिए खिलौना चुन रहा था। सभी योशिदा के पास आते हैं लेकिन ताका वहां नहीं था। दिन ढलने लगता है और ताका अपने भाई के पीछे भागा जा रहा था, लेकिन तभी आदमी अपनी घड़ी का समय देखता है और तब ताका को समझ आता है कि वो उसका भाई नहीं है। वो वापस जाने का फैसला करता है लेकिन लड़खड़ा कर गिर जाता है। जब उसे रियलाइज होता है कि वो खो चुका है तब वो अपने भाई का नाम लेते हुए रोने लगता है। तभी हयातो वहां आ जाता है और उसे उठा लेता है। वो उसे भोंदू कहता है और बताता है कि एक आदमी को इतनी छोटी सी चीज के लिए कभी नहीं रोना चाहिए। रयू भी वहां आ जाता है और ताका के साथ हयातो को देखकर उसके जान में जान आती है। हयातो ताका को मुक्का जड़ देता है और माफी मांगने को कहता है। रात में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और रयू हयातो को बताता है कि ताका उसके बिना अकेला महसूस कर रहा था। हयातो बताते कि वो इसलिए आया क्योंकि उसकी मम्मी ने ताका को अकेला छोड़ने के लिए उसे मारा था। कोतारो और ताका दोनों ही सो चुके थे। नींद में ताका कहता है कि भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और हयातो भी कहता है कि बेवकूफ मैं भी तुमसे नफरत नहीं करता। रयू हयातो को चिढ़ाने लगता है कि भले ही वो हमेशा ताका को मारता रहता है लेकिन उसे पता है कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। अगले दिन कोतारो बुक पढ़ रहा होता है और बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं। योशिदा कैलेंडर देखता है और पाता है कि आज तो वैलेंटाइंस डे है। वो सभी बच्चों को अपने नजदीक बुलाता है और अपना हाथ आगे फैलाता है। बच्चे कुछ समझ नहीं पाते और कोतारो अपना हाथ योशिदा के हाथ पर रख देता है। योशिदा कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं बल्कि तुम लोगों की मम्मी का भेजा हुआ वैलेंटाइंस गिफ्ट मांग रहा हूँ। बच्चे बताते कि उनके पास तो कुछ नहीं है। इस बीच क्लास में लड़कियां वैलेंटाइंस डे की बातें कर रही थी। वो इस शर्मीली लड़की यूकी से पूछती कि क्या उसे कोई पसंद है, जिसे वो थोड़ा चौंक जाती है और शर्मा कर हंसने लगती है। एक लड़का रयू से पूछता है कि क्या उसे किसी ने वैलेंटाइन चॉकलेट दी है। जब रयू मना कर देता तब यूकी खुश हो जाती है क्योंकि रयू उसे पसंद था। उसी वक्त एक लड़की हयातो को चॉकलेट ऑफर करती है लेकिन वो मना कर देता है ये कहते हुए कि वो उसे पसंद नहीं है। लड़के उस पर चिल्लाने लगते कि बेवकूफ अगर तुझे नहीं चाहिए तो हमें दे दे। क्लास का मेन अट्रैक्शन यागी था जिसे ढेर सारी चॉकलेट मिली थी। हालांकि ये देखकर इनोमाता गुस्सा आ जाती है क्योंकि स्कूल प्रेमिसेस के अंदर गिफ्ट देना बैन है। लड़कियां उस पर चिल्लाने लगती कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम बहुत ओल्ड फैशन हो। यागी कहता है कि वो उनकी चॉकलेट्स को क्लास खत्म होने के बाद ले लेगा। उसके बाद वो इनोमाता से पूछता है कि कल तो तुम बेबी सिटर क्लब में थी ना, असल में मुझे भी बेबी सिटर क्लब ज्वाइन करना है, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हो। इनोमाता को याद आता है कि डे केयर सेंटर नए मेंबर्स को ढूंढ रहा है, फिर भी वो गुस्से में उसे खुद से क्लब जाकर पूछने को कहती है और वहां से चली जाती है। यागी का दोस्त नेजू चुपचाप ये सब देख रहा था। इनोमाता को लड़कियों की बात याद आ रही थी कि वो सची तो बोल रही थी कि वो हर काम में टांग अड़ाती है। रोते हुए कहती है कि जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ सभी का मजाक किरकिरा कर देती हूँ। उसे डे केयर जाने से डर लग रहा था, ये सोच करके शायद बच्चे भी उसे नफरत करते होंगे। दूसरी तरफ यागी बेबी सीटर रूम में जाता है और बेबी सीटर क्लब को ज्वाइन करने के लिए पूछता है। रयू तो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि कोई और भी बेबी सिटिंग में इंटरेस्टेड है। उसके बाद वो सभी बच्चों का और खुद का इंट्रोडक्शन देता है। यागी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और किरण के बालों की तारीफ करता है और वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो ताका से कहता है कि वो बिल्कुल अपने भाई की तरह कूल है। ताका बोलता है कि वो तो मैं हूँ ही। यागी मिडोरी की आंखों की तारीफ भी करता है जिससे वो भी खुश हो जाती है। वो ताकुमा और काजुमा से कहता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड की तरह लग रहे हैं। रयू तो ये देखकर हैरान था कि वो कितनी जल्दी बच्चों से घुल मिल गया। इस बीच लाइब्रेरी में इनोमाता दो लड़कों को बातें करते हुए सुन लेती है कि यागी हमेशा बच्चों को अजीब तरह से घूरता रहता है, इसलिए वो तुरंत डे केयर में बच्चों को बचाने चली जाती है। दूसरी तरफ यागी कोतारो को देखकर मुस्कुराता है और उसकी मुस्कुराहट रयू को चिंता में डाल देती है। यागी कहता है कि कोतारो कितना गोल मटोल है। हालांकि वो उसके गालों को छू पाता उससे पहले ही इनोमाता वहां आ जाती है और धड़ाम से दरवाजा खोलती है और यागी को रुकने को कहती है। वो फर्श पर खून देखकर सदमे में आ जाती है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कोतारो के गाल को छूने की वजह से यागी के नाक से खून आ रहा है। हालांकि तभी यागी के दोस्त नेजू वहां आ जाता है और यागी पर बच्चों को गलत तरीके से देखने का इल्जाम लगा देता है। डर के मारे रयू बच्चों को यागी से दूर ले जाता है। हालांकि यागी बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो खून तो बस ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से आया है। लेकिन नेजू कहता है कि मैंने तो तुम्हें एक भी चॉकलेट खाते हुए नहीं देखा। वो उसे वहां से खींच कर ले जाते हैं और यागी क्लब ना ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। लेकिन वो पूछते हैं कि क्या वो कभी कभार आकर बच्चों के साथ खेल सकता है। बच्चों को अभी अभी चॉकलेट के बारे में पता चला था, इसलिए अब उन्हें वो खानी थी। यागी उन्हें कुछ चॉकलेट्स ऑफर करने जाता है लेकिन नेजू उसे रोक देता है। बच्चे इनोमाता से चॉकलेट मांगने जाते हैं लेकिन वो कहती कि वो स्कूल के रूल्स के खिलाफ है और बच्चे रोने लगते हैं। हालांकि वो उनसे कहती कि वो कल उनके लिए चॉकलेट्स ले आएगी और वो खुशी के मारे उछलने लगते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद रयू और इनोमाता साथ में घर जाते हैं। रास्ते में वो इनोमाता से रुकने के लिए बोलता है और एक स्टोर में चला जाता है। कुछ देर बाद रयू वापस आता है और कोतारो से एक चॉकलेट का बॉक्स देता है। रयू कहता है कि स्कूल के बाहर तो चॉकलेट दी ही जा सकती है, जिस पर इनोमाता कहती है कि बाकी लोग तो कहते हैं कि वो बहुत ओल्ड फैशन है। रयू कहता है कि उसे उसकी यही बात तो पसंद है और गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है।
रियो माता शर्म से पूरी लाल हो जाती है। यूकी छुपकर उनका पीछा कर रही थी और सोच रही थी कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में है। इस बीच यागी बच्चों के लिए चॉकलेट्स खरीद रहा था और नेज़ू को बताता है कि वो इमेजिन कर सकता है कि जब कोतारो चॉकलेट्स खाएगा तो कितना क्यूट लगेगा। ये सोच कर उसके नाक से खून आ जाता है। रात में सेकावा रियो और कोतारो को चॉकलेट्स ऑफर करता है जो उसने खुद बनाई थी। कोतारो एक चॉकलेट उठाने की कोशिश करता है, इसलिए सेकावा उसकी मदद कर देता है। चॉकलेट लेने के बाद कोतारो अपने भाई से मुंह खोलने को कहता है और रियो उसे खा लेता है और कोतारो को शुक्रिया कहता है और कोतारो खुश हो जाता है। इस बीच हिनोमाता बच्चों के लिए सबसे अच्छे चॉकलेट्स ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह फिजिकल की क्लास में लड़के ठंड के मारे कांप रहे थे। रियो हायातो से पूछता है कि वो इतनी ठंड में सीधा कैसे खड़ा है, जिस पर हायातो कहता है कि उसे ठंड नहीं लगती और लड़के बोलते हैं कि तुम पत्थर हो क्या। तभी यूसेदा बच्चों को एक ट्रॉली में ले आता है और बच्चे यूसेदा को उसे खोलने को कहते हैं। उसे खोलते ही सभी बच्चे रियो के पास भाग जाते हैं और रियो खुश हो जाता है। रियो यूसेदा से उस ट्रॉली के बारे में पूछता है और वो बताता है कि जब उससे कहीं जाना होता है तो वो बच्चों को उसी में बैठा देता है ताकि वो जानवरों की तरह इधर उधर न भागे। बच्चे कहते हैं कि यूसेदा बेवकूफ, हम जानवर नहीं है। जिस पर यूसेदा उन्हें डराते हुए कहते हैं कि क्या हुआ अगर तुम लोगों को कोई अजीब आदमी किडनैप कर ले और एक अंधेरे कमरे में बंद कर दे, तब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा और वो आदमी तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। रियो यूसेदा से उन्हें ना डराने के लिए कहता है क्योंकि वो सच में काफी डर गए थे, लेकिन वो बच्चों को अजनबियों से दूर रहने को जरूर कहता है। बाकी लड़के देखते हैं कि रियो के आसपास बच्चे होने की वजह से उसे ठंड नहीं लग रही है, इसलिए वो भी बच्चों की तरफ बहुत अजीब तरह से जाने लगते हैं। वो उन्हें पकड़ते हैं और तो और उनके लिए लड़ने तक लगते हैं। एक अजनबी आदमी दूर से बच्चों को देख रहा था। रियो दो स्टूडेंट्स को किरिन को लेने से रोक रहा था जो कि यूसेदा के पीछे छिपी हुई थी। ताका अपने भाई के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। एक लड़का काजुमा को पकड़ लेता है और वो डर के मारे रोने लगता है। रियो ताकुमा को झाड़ियों में घुसते हुए देख लेता है और उसे वापस आने को कहता है। वो अजनबी उसके सामने उसे उठाने के लिए तैयार थे। वो उसे पकड़ लेता है और रियो कोतारो को एक लड़के को देखकर ताकुमा को बचाने के लिए भागने लगता है और अजनबी से उसे छोड़ने को कहता है। हयातो अपना जूता निकाल लेता है और अजनबी को दे मारता है जो कि सीधा उसके सिर पे जा लगता है। ताकुमा उसे गिरते हुए देखकर हंस रहा था। यूसेदा हयातो की निशाने की तारीफ करता है तो वहीं रियो पूछता है कि क्या ताकुमा उस आदमी को जानता है। ताकुमा मुस्कुराते हुए कहता है कि वो उसके और काजुमा के पापा हैं। डे केयर सेंटर में आदमी गड़बड़ी के लिए माफी मांगता है। रियो पूछता है कि वो इतने अजीब तरह से झाड़ियों में क्यों छुपे हुए थे। यूसेदा बताता है कि वो एक एक्टर है और उसने अभी रिसेंटली एक टूथब्रश कंपनी के लिए काम किया है और वो बहुत फेमस है। कोसुके बताता है कि वो नहीं चाहता कि कोई उसे पहचाने और सीन क्रिएट हो जाए, लेकिन रियो और हयातो उसे नहीं पहचानते थे। ये जानकर कोसुके कोने में बैठकर रोने लगता है क्योंकि जितना वो सोच रहा था वो उतना फेमस नहीं था। वो बताते हैं कि पिछले 6 महीने से उसे अब जाकर छुट्टी मिली है, इसलिए वो उस समय को अपने बच्चों के साथ बिताना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कहीं उसे भूल ना जाए। रियो सजेस्ट करता है कि उसे उनके साथ डे केयर में समय बिताना चाहिए। कोसुके खुशी खुशी मान जाता है। रियो ताकुमा और काजुमा को बुलाता है और काजुमा को उठाकर उसके पापा को दे देता है, लेकिन काजुमा रोने लगता है। कोसुके दरवाजा खोलता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। रियो से रोकता है और कहता है कि काजुमा को अनजान लोगों के नजदीक जाना पसंद नहीं है, ये दिलासा दे रहा है उसके जले पर नमक छिड़क रहा है। रियो कहता है कि अगर वो आज चला गया तो उसके और उसके लड़कों के बीच दूरियां और बढ़ जाएंगी। कोसुके की आंखों से पानी आने लगता है। रियो कहता है कि बच्चों के साथ बॉन्ड बनाने में वो उसकी मदद करेगा। तभी ताकुमा बोल देता है कि तुम तो रोतड़ू हो। अब कोसुके ताकुमा के साथ खेलता है, लेकिन काजुमा रोते हुए उसे वापस देने को कहता है। उसके बाद वो मिदोरी को हवा में उठा लेता है और काजुमा फिर से रोने लगता है। रियो के समझाने के बाद भी काजुमा डर के मारे रोता ही रहता है। कोसुके दूसरे बच्चों के साथ छुप छुप गाड़ी खेल रहा था, लेकिन फिर भी काजुमा डरा हुआ था। यूसेदा कुछ बताता है कि उसे नहीं पता था कि काजुमा अपने पापा से इतनी नफरत करता है, तो वहीं हारा हुआ कोसुके एक किनारे बैठा होता है। उसके बाद वो अपने बेटों के पास जाता है और उनका मजा किरकिरा करने के लिए उसे माफी मांगता है। वो कहता है कि खूब मजे करना, मैं घर में तुम लोगों का इंतजार करूंगा। वो उन्हें गुड बाय कहता है और वहां से चला जाता है। कोसुके रास्ते में एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की उसे तुरंत पहचान लेती है और चिल्ला पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर और लड़कियां भी वहां आ जाती हैं और उसके साथ फोटो और ऑटोग्राफ्स मांगने लगती हैं। तभी उसे कहीं से पापा सुनाई देता है और वो देखता है कि रियो और हयातो ताकुमा और काजुमा को पकड़े हुए हैं। वो चाहते थे कि वो वापस आ जाए। कोसुके सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और भीड़ से निकलकर उनके पास जाने लगता है और पूछता है कि क्या अभी उन्होंने उसे पापा कहा। तभी एक टीचर वहां आ जाती है और सीटी बजाते हुए सभी को चेयरवुमेन की फोटो दिखाते हुए वार्निंग देती है कि अगर वो क्लास में वापस नहीं गए तो उन्हें ये साल दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। सभी लड़कियां वहां से भाग जाती है। असल में वो टीचर उसकी वाइफ थी। वो उसे सॉरी बोलती है और बताती कि यूसेदा ने उसे सब बता दिया है। वो कहती कि वो बच्चों को उसकी गैर मौजूदगी में उसकी मूवीज दिखाती थी। आखिरी बार उसने वो मूवी लगाई थी जिसमें उससे विलेन का रोल किया था, इसलिए काजुमा उससे डरा हुआ है। वो ये भी बताती कि वो विलेन के रोल में बहुत कूल लग रहा था। तभी ताकुमा और काजुमा उससे पूछते कि क्या वो उनके साथ खेलेगा। कोसुके उन्हें गले लगा लेता है और रोने लगता है। दोनों बच्चे अपने पापा के साथ बहुत खुश लग रहे थे, तो वहीं कोतारो चुपचाप उनके खुशी परिवार को देख रहा था। अगले दिन की शुरुआत खूबसूरत चेरी ब्लॉसम से होती है। ये रियो के हाई स्कूल का पहला दिन था। वो बुलेटिन बोर्ड पर बेबी सीटर क्लब के रिक्रूटमेंट का पोस्टर लगाने जा रहा था। हालांकि वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही कई सारे क्लब्स के फ्लैट्स लगे हुए हैं। उसके बाद वो डे केयर रूम में जाता है जहाँ बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। पोस्टर उड़ के कोतारो के सिर पर लैंड हो जाता है। कोतारो चुपचाप खड़ा रहता है, वो तो उसे हटाने की कोशिश भी नहीं करता। यूसेदा भी उसके सिर पर से ही फ्लायर को पढ़ लेता है, इसलिए रियो कहते हैं कि पढ़ने से पहले कम से कम उसे हटा तो दो। यूसेदा सजेस्ट करता है कि उन्हें एक बार दूसरे क्लब भी घूम के आने चाहिए। दोनों भाई मान जाते हैं। ताका को भी अपने भाई का क्लब देखना था और किरिन भी एक्साइटेड थी। हॉल में बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और गाना गाते हैं और नाचते हैं। कोतारो हर बार रिदम पकड़ने में नाकामयाब हो रहा था। रियो को शर्म आ रही थी क्योंकि सभी की नजर उसी पर थी। किरिन बेसब्री से ड्रामा क्लब का दरवाजा खोलती है, लेकिन वो अपनी मम्मी को भूत बनी हुई देखकर डर जाती है और ताकुमा को छोड़कर बाकी सब बच्चे भी डर जाते हैं। उसकी मम्मी कहती है कि क्या तुम अपनी मम्मी को ही नहीं पहचान पाई, यही तो मेकअप की ताकत है। रियो उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैम वो सभी आपसे डरे हुए हैं। वो रियो को उनका क्लब ज्वाइन करने के लिए फंसाने लगती है। तभी कोतारो उसकी पैंट पकड़ता है और दिखाता है कि बच्चे हॉलवे में भाग रहे हैं।
वो उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे जाना होगा, और युसेदा को बुलाता है जिसके चेहरे पर डरावना मेकअप लगा हुआ था। हॉल में दौड़ते हुए भाइयों को उनकी मम्मी मिल जाती है और वो उसके पास जाके उनके गले लग जाते हैं। वो पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं और रयू बताता है कि वो दूसरे क्लब्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तभी किरिन को कहीं से मिठाई की खुशबू आती है और बच्चे उसी डायरेक्शन में भाग जाते हैं। उनकी मम्मी भी चली जाती है और रयू कोतारो के साथ बच्चों का पीछा करता है, लेकिन कोतारो चींटी को देखकर रुक जाता है और उसे बैठकर देखने लगता है। युसेदा और मिदोरी भी वहाँ आ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। इस बीच बच्चों को कुकिंग रूम मिल जाता है, लेकिन कुकीज अभी तैयार नहीं हुए थे। हिनुमाता जो कि कुकिंग क्लब में ही थी बताती है कि ये बच्चे बेबी सिटिंग क्लब से हैं। रयू अंदर आता है और पूछते कि क्या किसी ने बच्चों को हॉल में भागते हुए देखा, और बच्चे रयू को देखकर खुश हो जाते हैं। हिनुमाता उस पर बच्चों का ध्यान न रखने की वजह से चिल्लाने लगती है, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि उसने सभी को डरा दिया है। वो चिल्लाने के लिए माफी मांगती है। एक लड़की कहती है कि उसने आखिरकार दिखाई दिया कि उसे भी असल में बच्चों की चिंता है। रयू परेशानी के लिए माफी मांगता है और बच्चों से चलने के लिए कहता है। ताका जाने से मना कर देता है क्योंकि पहले उसे मिठाई चाहिए थी, इसलिए रयू को उसे जबरदस्ती दूसरों के साथ ले जाना पड़ता है। ताका को शांत कराने के लिए उसे कहता है कि चलो बेसबॉल क्लब में चलते हैं जहाँ तुम्हारा भाई प्रैक्टिस कर रहा होगा। वो स्पोर्ट्स क्लब जाने के लिए बाहर आते हैं और एक स्टूडेंट कमेंट करता है कि रयू हाई स्कूल में ही बेबी सिटिंग में फंस गया। ताका बेसब्री से अपने भाई की तरफ देखता है और जब उसका भाई भी पलट कर उसे देखता है तो वो खुश हो जाता है। हालांकि हयातो अपना मुंह मोड़ लेता है और ताका बौरा जाता है। ताका कहता है कि तुम मतलबी हो। हयातो आता है और ताका को मुक्का जड़ देता है और वो और भी ज्यादा रोने लगता है। रयू को बताता है कि उनकी टीम बेकार है और एक प्लेयर चिल्लाता है कि उसने सब सुन लिया। रयू देखता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कितना खुश है। तभी कोतारो और चींटियों को देखता है, लेकिन जब वो अपने भाई को बुलाता है तब वो नोटिस करता है कि उसका भाई उदास है। युसेदा को भी समझ आ जाता है कि रयू अकेला महसूस कर रहा है। बच्चे रयू को बुलाते हैं और पूछते हैं कि अब अगली जगह कहाँ जाना है। रयू कहता है कि उसे बेबी सिटर क्लब का पोस्टर लगाने के लिए जगह ढूंढनी है। वो अपने छोटे भाई से साथ आने को कहता है, लेकिन हैरानी से कोतारो मना कर देता है। रयू को बहुत बुरा लगता है कि उसने उसे मना कर दिया। उसके जाते ही कोतारो भी ग्रुप छोड़कर कहीं जाने लगता है। वो बुलेटिन बोर्ड के किनारे पोस्टर लगा देता है। उसके बाद वो दुखी हो जाता है कि उसके भाई तक ने उसके साथ आने के लिए मना कर दिया। तभी हयातो कोतारो के साथ वहाँ आता है और कहता है कि मुझे भी बेबी सिटर क्लब ज्वाइन करना है और ये रही मेरी एप्लीकेशन। असल में कोतारो ने उसे क्लब ज्वाइन करने के लिए मनाया था। हयातो कहता है कि कोतारो ने नोटिस कर लिया था कि तुम डिप्रेस्ड हो और तुम्हें दोस्त चाहिए। रयू हैरान था कि उसका भाई इतने अच्छे से उसे समझता है। बाकी बच्चे भी उसे ढूंढते हुए आते हैं और उसे कुकीज ऑफर करते हैं ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। क्लब घूमने का दिन खत्म हो जाता है और युसेदा सभी के लिए मैचिंग एप्रन्स बनाता है। हिनुमाता भी कभी कभार बच्चों के लिए कुकीज ले आती है। हयातो कहता है कि अगर बच्चे उसे खाएंगे तो उनके दांत टूट जाएंगे, जिस पर हिनुमाता कहती है कि तुम्हें खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह रयू उठता है और उसे छाती पर भारी भारी सा लगता है। असल में कोतारो उसके ऊपर सो रहा था। कोतारो उठ जाता है तभी चेयर वुमेन कमरे में घुस आती है और इतनी देर तक सोते रहने के लिए रयू को हड़काने लगती है। जैसे वो बिस्तर से उतरता है नीचे गिर जाता है। उठने की कोशिश करता है लेकिन बार बार गिरता रहता है। उसके बाद चेयर वुमेन कोतारो को उससे ले लेती है और कहती है कि अगर उसे भी जुकाम हो गया तो अलग मुसीबत हो जाएगी। कोतारो दरवाजे पर ही खड़ा होता है और चेयर वुमेन उसे रयू के लिए दवा बनाने में उसकी मदद करने को कहती है। दूसरी तरफ रयू बिस्तर पर आराम कर रहा था। कोतारो चेयर वुमेन को जज्जर कह देता है। चेयर वुमेन पूछती है कि तुमने मुझे कहा या इस कंबल को। कोतारो दोबारा से उसे वही कह देता है और गुस्से में वो उस पर कंबल फेंक देती है और उसके पीछे आने को कहती है। किचन में चेयर वुमेन एक बड़े से चाकू से नींबू काटती है और कोतारो उसे ऐसा करते हुए देखकर शैतानी बुढ़िया बोल देता है। वो कोतारो से नींबू को उस छोटे से गिलास में निचोड़ने को कहती है ताकि वो रयू के लिए शहद और नींबू का घोल बना सके। कोतारो नीचे बैठ जाता है और नींबू को हिलाता है, लेकिन देखता है कि गिलास में तो कुछ गिरा ही नहीं। चेयर वुमेन पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन वो मना कर देता है। कुछ देर मशक्कत करने के बाद वो ग्लास में एक बूंद रस चुआने में कामयाब हो जाता है। वो उसे और रस निकालने को कहती है और कोतारो नींबू निचोड़ने में जुट जाता है। चेयर वुमेन को ड्रॉर में लेमन जूसर तो मिलता है, लेकिन फिर भी वो कोतारो को खुद से जूस निकालने देती है। वो नींबू निचोड़ लेता है, हालांकि जब वो खड़ा होता है तो बेचारा धोखे से ग्लास गिरा देता है। चेयर वुमेन उसे नींबू का दूसरा हिस्सा देती है और दोबारा से रस निकालने को कहती है। पहले वो रस को साफ करते हुए देखकर वो नोटिस करती है कि कोतारो काफी डिटर्मिन्ड है। बाद में चेयर वुमेन खाना लेकर आती है और पूछती है कि अब रयू की हालत कैसी है। शिकावा बताता है कि उसका बुखार कम हो गया और चेयर वुमेन कहती है कि अब उसे आराम करने दो। उसके दरवाजा बंद करते रयू अपनी फैमिली के सपने देखने लगता है। उसके पेरेंट्स एक और ट्रिप पर जा रहे थे और इस बार वो कोतारो को भी अपने साथ ले जा रहे थे। रयू भीख मांगते कि कोतारो को मत ले जाओ, ये सोच करके शायद वो भी कभी वापस ना आए। वो नींद में ही रोने लगता है, लेकिन कोतारो उसके बगल में होता है और अपने बड़े भाई के आंसू पोंछता है और उसकी आंखें जलने लगती है। चेयर वुमेन आती है और बताती है कि कोतारो के हाथों में नींबू का रस लगा हुआ है। वो उसे गर्मा गर्म काढ़ा देती है और बताती है कि कोतारो ने उसे बनाया है। उसको पीते वो भगवान को शुक्रिया कहता है कि उन्होंने उसके छोटे भाई को अपने पास नहीं बुलाया। रयू उसका सिर हिलाता है और कोतारो मुस्कुराता है। चेयर वुमेन कोतारो को उठा लेती है और बताती है कि अब उसे जाना होगा। बेचारे को लगा था कि दवाई खाने के तुरंत बाद उसका भाई ठीक हो जाएगा, लेकिन चेयर वुमेन बताती है कि रयू को अभी भी आराम की जरूरत है। रयू को चिंता थी कि कहीं कोतारो को भी सर्दी न लग जाए। बाद में वो चेयर के नीचे बैठा शोक मना रहा होता है। शिकावा उसे आइसक्रीम की लालच देकर बाहर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आता। अगली सुबह मिदोरी की मम्मी मिदोरी को रयू को दे जाती है। रयू कोतारो से कहता है क्यों ना जब तक सब लोग नहीं आ जाते तब तक स्टोरी बुक पढ़ ली जाए। उससे पहले वो मिदोरी का डायपर बदल देता है, लेकिन पता चलता है कि डायपर तो खत्म हो गए हैं। जैसे ही वो डायपर निकालने के लिए ड्रॉर खोलता है तभी मिदोरी दरवाजे की तरफ भाग जाती है। उसी वक्त एक लड़का अंदर आ जाता है और वहाँ भरी बदबू उसके नाक में चढ़ जाती है। मिदोरी उसकी पैंट खींच लेती है और वो नीचे गिर जाता है। लड़का रोने लगता है और रयू से कुछ करने को कहता है। बाद में वो बैठकर बात करते हैं और लड़का पूछता है कि क्या बदबू फैलाने का क्लब है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं और कोतारो सिंड्रेला की पिक्चर बुक पकड़े खड़ा हुआ था। लड़का मिदोरी को बदबू की खदान बताता है और कोतारो को एक स्पेस कैडेट। वो पूछते हैं कि क्या वो मिदोरी नाम की बच्ची की बेबी सिटिंग भी कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिसे वो बदबू की खदान बुला रहा है वही मिदोरी है। रयू पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रहा है और लड़का बताता है कि उसे अपने होने वाली बेटी का चेहरा देखना है। रयू कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि तुम अभी भी स्कूल ही में पढ़ते हो ना।
लड़का कहता है कि लेकिन मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ और तुम मुझे इनुई सेनपाई कहकर बुलाओ। रियू बताता है कि मिडोरी की मॉम तो पहले से मैरिड है, लेकिन इनुई बस मुस्कुराता है और कहता है कि ये सब प्यार में नहीं देखा जाता। रियू हड़बड़ाने लगता है और इनुई कहता है कि बच्चे अभी तुम ये सब नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें कभी प्यार हुआ ही नहीं। उसके बाद वो उठ कर चला जाता है, ये मानते हुए कि मिडोरी वहाँ नहीं है। बाद में यूशिदा रियू के सामने हाथ हिलाता है। असल में इनुई की बातें सुनकर वो बैठे बैठे ही बेहोश हो गया था। किरिन उसे बताती है कि वो अपनी आंखें खुली रख कर सो रहा था। बेचारा कोतारो अभी तक सिंड्रेला की बुक लिए रियू का उसे पढ़कर सुनाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन रियू कहता है कि वो बाद में पढ़ देगा। उसके बाद वो मिडोरी के पापा के बारे में पूछता है। यूशिदा बताता है कि वो फिलहाल देश के बाहर है। इसे तो कंफर्म हो जाता है कि मिडोरी की मॉम ना तो विधवा है और ना ही डिवोर्स। रियू तो ये सोचकर घबरा जाती है कि कहीं वो इनुई के साथ अपने हस्बैंड को चीट तो नहीं कर रही है। यूशिदा रियू को चिढ़ाते हुए पूछते कि कहीं उसे बड़ी लड़कियां तो पसंद नहीं है, हालांकि रियू साफ मना कर देता है। क्लास में वो हयातो को इसके बारे में बताता है, जिस पर हयातो कहता है कि ये उनकी मर्जी है और तुम इन झंझटों से दूर रहो। क्लास शुरू हो जाती है, लेकिन रियू अभी भी मिडोरी की मम्मी और इनुई की रोमांटिक एक्सपीरियंस ना होने वाली बात में खोया रहता है। उसे याद आता है कि लोग कहते हैं कि यूकी क्यूट है, इसलिए वो उसे घूरने लगता है, लेकिन उसे वो अट्रैक्शन महसूस नहीं होता। दूसरी तरफ यूकी शर्म से लाल हो जाती है जब उसे पता चलता है कि रियू उसे घूर रहा है। हॉल में भी वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने इनोमाता आ जाती है। वो उसे पूछता है कि चीटर्स के साथ क्या किया जाना चाहिए। वो कहती है कि चीटर्स को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या कभी उसका कोई क्रश था, जिसे इनोमाता दुखी हो जाती है क्योंकि वो चाह कर भी कभी लव एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाई। रियू डे केयर सेंटर में वापस आ जाता है और देखता है कि बच्चे इनुई के पूरे शरीर पर नाक की गंदगी लगा रहे हैं। तो वहीं कोतारो अभी भी सिंड्रेला की किताब पकड़े हुआ था। रियू बच्चों को बुलाता है और उन्हें नाक साफ करने के लिए टिश्यू देता है। वो मिडोरी को पकड़ता है और बोलता है कि कमजोर लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। इनुई उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि बदबू की खदानी मिडोरी है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और तभी मिडोरी उसकी उंगली काट देती है। बच्चे भी उसे कमजोर बुलाने लगते हैं। रियू कहता है कि ऐसे किसी शादीशुदा लड़की जिसका पति जिंदा हो और यहाँ तक कि एक बच्ची भी हो, उसके पीछे पागल होना गलत है। इनुई कहता है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने ही बताया था कि उनका हस्बैंड बहुत दूर है और इसका मतलब तो यही बनता है कि वो मर चुका है, इसलिए मैं उन्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। तभी अचानक मिडोरी की माँ उसे लेने आ जाती है। इनुई जो कि पूरा लाल हो चुका था उनके पास जाता है और उनका हाथ पकड़ता है। बच्चे उसे उबला हुआ ऑक्टोपस कहने लगते हैं। इनुई हकलाता है और कुछ कहने जा रहा होता है, लेकिन तभी मिडोरी जोर जोर से रोने लगती है। वो मिडोरी को ले लेती है और उसे सलाते हुए कहती है कि पापा जल्दी घर आ रहे हैं, जिसे सुनकर इनुई दंग रह जाता है। वो उसे इनके हस्बैंड के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि वो टर्की से वापस आ रहे हैं। उसके बाद वो पूछती है कि तुम क्या कहने वाले थे। इनुई शर्माने लगता है और कहता है कि वो भूल गया। उसके बाद वो मिडोरी का ध्यान रखने का ऑफर करता है ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ डेट पर जा सकें और उसे थैंक्स कहती है। उसे जाने के बाद इनुई कोने में बैठ के शोक मना रहा होता है और बच्चे उसे अभी भी परेशान कर रहे होते हैं। गुस्से में यूशिदा से कहता है कि तुम्हें उनके हस्बैंड के बारे में पहले से पता था ना। यूशिदा कहता है कि उसे तो बस मजे लेने थे, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। इनुई शर्म के मारे अपना चेहरा ढक लेता है और कहता है कि उसने बिल्कुल बेवकूफ़ी का काम किया है। रियू कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो उनके सामने बहुत कूल लग रहा था। इनुई कहता है कि शायद उसने ऑर्डर समझने में गलती कर दी, पहले प्यार फिर शादी और उसके बाद बच्चे होते हैं। उसके जाने के बाद रियू कोतारो की ओर देखता है और पाता है कि उसने अभी भी सिंड्रेला की किताब पकड़ी हुई है। वो उससे माफी मांगता है और सभी बच्चों के साथ बैठकर किताब पढ़ता है। उसके बाद वो मिडोरी और उसकी मॉम को उसके फादर के साथ खुशी खुशी मिलने के बारे में इमेजिन करता है। अगले दिन रियू नाम के ड्रैगन किंग ने डीमन क्वीन मिडोरी के शासन में पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 5 रेंजर्स पृथ्वी को बचाने के लिए वहां आ चुके थे। टाका रेड रेंजर, कोतारो ब्लू और दोनों भाई येलो रेंजर्स थे। किरिन उन पर ध्यान नहीं दे रही थी और ड्राइंग बना रही थी। टाका उस पर चिल्लाने लगता है। किरिन को वो गेम वगैरह नहीं खेलना था और अब वो पढ़ना चाहती थी। रियू तो खौफ में आ जाते क्योंकि किरिन ने बिल्कुल इनोमाता की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया था, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं थी क्योंकि उसे पढ़ लिखकर एक चुड़ैल बनना था। टाका भी किरिन के बहकावे में आ जाता अगर हयातो ने उसे ना बताया होता कि लड़के चुड़ैल नहीं बन सकते। लेकिन जब बाकी बच्चे उसके बहकावे में आने लगे तब टाका और किरिन के बीच लड़ाई शुरू हो गई कि रेंजर्स असली होते हैं या विचेस। रियू हयातो को यह बताने से रोक देता है कि वो दोनों ही रियल नहीं होते ताकि उनका सपना न टूट जाए, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और उन दोनों की बहस काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कोतारो जो उन दोनों का झगड़ा शांत कराने आता है उसे किनारे फेंक दिया जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। टाका अगले दिन पुख्ता सबूत के साथ आता है। वो रेड रेंजर के साथ एक फोटो लेकर आया था। वो कहता है कि रेंजर्स असली होते हैं। उसके बाद वो किरिन से कहता है कि तुम्हारी विचेस के असली होने का कोई एविडेंस नहीं है। किरिन चुड़ैल की किताब पीछे पकड़ी हुई थी और चिल्लाती है कि मेरे पास भी सबूत है जो कि मैं तुम्हें उड़ के दिखाऊंगी। बाहर पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वो झाड़ू पर बैठ के उड़ने की कोशिश करती है। यूशिदा कहता है कि ये तरीका शायद काम नहीं करेगा। टाका कहता है कि मैंने बोला ही था चुड़ैल असली नहीं होती है, चलो अब चल के खेला जाए। किरिन कहती है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं उड़ नहीं पाती। रियू जिसे उसकी चिंता हो रही थी, यूशिदा कहता है कि तुम्हें क्लास में वापस जाना चाहिए, किरिन जल्दी हारी मान जाएगी। रियू हयातो को उसके बारे में बताता है, जिस पर वो कहता है कि इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, उसको सच बता दो कि विचेस असली नहीं होती हैं। रियू कहता है कि ऐसे बच्चों का सपना तोड़ना सही नहीं होता। वो बात कर ही रहे होते कि तभी पीछे से इनोमाता आकर उन्हें वॉशरूम का रास्ता रोकने की वजह से डांटने लगती है और कहती है। रियू माफी मांगता है और पीछे हट जाता है। वो कहती है कि मैंने तुम लोगों को बच्चों के सपनों को तोड़ने के बारे में बात करते सुना, क्या कुछ हुआ है? हयातो पूछता है कि क्या तुम्हें हमारी बातचीत में शामिल होना है। वो शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। रियू उसे रोकता है और कहता है कि हमें तुम्हारी सलाह चाहिए और उसको बाद में वो किरिन की प्रॉब्लम के बारे में बताता है। वो कहती है कि मैं मदद कर सकती हूँ, मुझे लंच टाइम में मिलना। बाद में कुछ किताबें लेकर आती है जिसमें विचेस के असली दुनिया में होने के सबूत होते हैं। रियू कहता है कि ये बहुत डरावनी और हम इतने खौफनाक इतिहास को बच्चों को नहीं दिखा सकते। जब उसे रियलाइज होता है तब वो माफी मांगती है और चली जाती है। यूकी सोचती कि इनोमाता और रियू के बीच आखिर रिलेशन क्या है। दूसरी तरफ रियू सोच रहा था कि इनोमाता थोड़ी अजीब सी है लेकिन अच्छी है। उसे चेयर वुमन की याद आती है जो कि खुद में एक चुड़ैल जैसी दिखती है।
वो उसे विज बनने का नाटक करने के लिए बोलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो उसे पढ़ने के लिए डांटने लगेगी। इस बीच युसेदा किरण से अंदर आने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो कहती है कि मेरे रास्ते में मत आओ, मैं बस उड़ने ही वाली हूँ। युसेदा सोचता है कि वो ऊंचाई पर तो है नहीं, इसलिए उसे बाहर रहने देना ठीक होगा। कोतारो उसकी पैंट खींचता है और वो विज वाली किताब उसे पढ़ने के लिए देता है। सभी बच्चे उसे सुनने के लिए उसके पास आ जाते हैं। किरण ऊपर देखती है और सोचती है कि वो वहां से कूदकर उड़ सकती है। रयू बच्चों को दिखाने के लिए जादुई किताब लेकर डे केयर सेंटर की तरफ जा रहा था। वो देखता है कि किरण छज्जे से कूदने वाली है और तुरंत किताब छोड़ देता है। रयू ऐन वक्त पे उसे नीचे गिरने से बचा लेता है और किरण फूट फूट कर रोने लगती है कि उसका सपना टूट गया। रयू उसे शांत कराता है और सोचता है कि उसे उसको बता देना चाहिए था कि विचेस असली नहीं होती है और सिर्फ कहानियों में होती है, जैसे कि हयातो ने से कहा था। तभी चेयरवुमन वहां आ जाती है और पूछती कि वो रो क्यों रही है। किरण बिलखती हुई कहती कि वो उड़ नहीं सकती। चेयरवुमन कहती कि हाँ तुम नहीं उड़ सकती, इसके लिए तुम्हें 100 साल उड़ने की प्रैक्टिस करनी होती है। वो पूछती कि क्या उसके बाद वो झाड़ू पर उड़ सकती है, जिस पर वो कहती कि ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। बच्चे उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं और वहां से चली जाती है। अन्ना ताका कहता है कि वो चुड़ैल का खेल भी खेल सकते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं और रयू सोचता है कि शायद चेयरवुमन असल में एक चुड़ैल भी हो सकती है, किसको पता। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।